everyone, welcome to शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला रखेंगे जारी और आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड अरावली? लाइन ऑफ पीक्स, लैंड ऑफ राइजिंग सन, एडोब ऑफ स्नो और लैंड ऑफ माउंटेन। सो अरावली जो कि एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? फोल्ड माउंटेन बनते हैं हमारी अर्थ के टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से। जब हमारी अर्थ की क्रस्ट जो है वो फोल्ड हो जाती है तब बनती है एक सीरीज जिसे हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। अब ये जो अरावली है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीरीज भी मानी जाती है। तो इसके नाम का मतलब क्या है? इसके नाम का मतलब है लाइन ऑफ पीक्स। कुछ इस तरह से जब बहुत सारी जो माउंटेन पीक्स होती है वो एक लाइन के अंदर, एक सीरीज के अंदर अरेंज होती है तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये एक माउंटेन रेंज है और वहीं से हमने ये वर्ड लिया है अरावली। नाउ कमिंग टू दी अनदर रेंज विच इज कॉल्ड एज हिमालय। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। हिमालय का मतलब होता है, मतलब ये शब्द जो है इसका मतलब होता है एडोब ऑफ स्नो और ये वर्ल्ड की यंगेस्ट सीरीज है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ में याद कीजिएगा। हमको लगता है कि नहीं अरे हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हिमालय ज्यादा ओल्डेस्ट होना चाहिए, नहीं कि नहीं, ओल्डेस्ट सीरीज इज अरावली एंड यंगेस्ट सीरीज इज हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। कथकली, कथक, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। तो हम जानते हैं कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहां पर 8 अलग अलग क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि अलग अलग स्टेट या रीजन को बिलोंग करते हैं। अब यहां पर पूछा गया है हमसे उत्तर प्रदेश या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कौन सा जो क्लासिकल डांस फॉर्म होता है वो प्रेवलेंट होता है। तो उसका सही जवाब है कथक। नाउ कमिंग टू अदर ऑप्शंस, कथकली केरला, मोहिनी अट्टम भी केरला और कुचिपुड़ी बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश को। ऐसे क्वेश्चन कई बार सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों में पूछे गए हैं। तो जो भी 8 फॉर्म्स है उनको आप जरूर याद कीजिएगा कि कौन सी डांस फॉर्म कौन से स्टेट को बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट शुड यू डू इफ अर्थक्वेक स्ट्राइक एंड यू आर एट होम। नाउ यहां पर हम लोगों को एक कंडीशन दे दी है कि भूकंप आ गया है और हम लोग घर पे हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी इंडोर स्पेस के अंदर है और अर्थक्वेक आ जाए तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। सबसे पहले तो झुक जाएं, उसके बाद में कोई ना कोई कवर ले लें और होल्ड करके रखें जब तक कि ये शेकिंग या ये ट्रिमर्स जो है वो रुक नहीं जाते। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। टेक शेल्टर अंडर द टेबल टिल शेकिंग स्टॉप, स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, ऑन बेड, प्रोटेक्ट योर हेड यूजिंग अ पिलो और ऑल ऑफ दिस। क्योंकि ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर फिट हो रहे हैं तो इसका सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। अगर आप इनको सेपरेटली पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसी को करेक्ट कर दें लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रैटेजी देखनी होती है कि अगर भूकंप आया और हम घर के अंदर या किसी इंडोर स्पेस में है तो क्या करेंगे, भूकंप आया और अगर हम किसी आउटडोर स्पेस में है तो क्या करेंगे, लाइटनिंग होगी तो क्या करेंगे। ऐसे अगर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी को लिख लेंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली और बहुत कम समय के अंदर आप क्रैक कर पाएंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। So what do the 5 rings in the Olympic flag or symbol represent? 5 city of the world, 5 countries of the world, 5 continent of the world और 5 sport of the world. So हम लोगों ने ओलंपिक का लोगो देखा है। ओलंपिक से जुड़े हुए कई सारे सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो अब यहां पर बात आती है ओलंपिक का जो सिंबल है या लोगो है।
उसके अंदर जो हमको 5 रिंग देखने को मिलती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो पहले उसका करेक्ट आंसर देखते हैं। 5 रिंग रिप्रेजेंट करती है 5 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। बट आप कहोगे पर मैम आपने तो पढ़ाया है कि कॉन्टिनेंट तो 7 है, तो 5 कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं। ये ओलंपिक का लोगो या सिंबल है। अब इसके अंदर हर एक जो डिफरेंट कलर की रिंग आपको दिखाई दे रही है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, चलिए देखते हैं। रेड कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है अमेरिका। जब हम लोगों ने कॉन्टिनेंट पढ़े तो हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग कर दिया, बट यहां पर एक रिंग के अंदर नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका आ गए। जो ब्लैक कलर की रिंग है वो रिप्रेजेंट करती है अफ्रीका। ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है यूरोप। येलो कलर रिप्रेजेंट करता है एशिया। अब आपके पास में बचा क्या? आपके पास में बचा ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लेकिन जो ग्रीन कलर की रिंग है वो रिप्रेजेंट करती है ओशिनिया। नाउ ओशिनिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जितने भी आइलैंड हैं उनको हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं। दैट मींस यहां पर अंटार्कटिका को इंक्लूड नहीं किया गया है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आपसे पूछा जाएगा कि रेड कलर की रिंग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बट जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाएगा वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स? मध्य प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आएगा वो आएगा नागालैंड, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहां पर मोस्टली ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। बट इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स, जिसे हम लोग जनगणना कहते हैं, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर है, फॉलोड बाय ओडिशा एंड देन महाराष्ट्र, देन गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। अगर हम टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% हिस्सा बनाती है और इसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर हमको मिलती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया के अंदर अराउंड कितनी ट्राइब्स आपको मिलती है तो उसका आंसर आ जाता है 645 ट्राइब्स, जो मिलकर हमारी पॉपुलेशन का 8.6% हिस्सा बनाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन हम लोगों ने साइंस से लिया है। हाउ डज जैम मेकिंग डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पिकलिंग एंड हीटिंग, फ्रीजिंग एंड बॉटलिंग, शुगरिंग एंड बॉटलिंग और सॉल्टिंग एंड हीटिंग। तो अब हमारे पास में प्रेजर्वेशन पूछा गया है और प्रेजर्वेशन में हमको एक पर्टिकुलर टेक्निक दे दी है। जैम बनाया है आपने, तो जैम हम लोगों ने खाया भी है। तो जब जैम बनाते हैं तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे खत्म हो जाएंगे या प्रेजर्वेशन कैसा होगा? तो करेक्ट आंसर इज शुगरिंग एंड बॉटलिंग। इसके अंदर जिस भी फ्रूट का आपको जैम बनाना होता है इसको आप ट्रीट करते हो एक्सेस शुगर के साथ में। अब एक्सेस शुगर के साथ में ट्रीट करने से होता क्या है? सिंपल, एक्सेस शुगर जो है वो वाटर कंटेंट को कर देती है लो, और जैसे ही वाटर कंटेंट लो हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज उनको ग्रो करने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए होता है। और फिर जब हम एक्सेस शुगर के साथ में उसको ट्रीट करते हैं उसके बाद में उसको बॉटल के अंदर डाल देते हैं एयर टाइट मैनर में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। सिमिलर चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं जब हम करेंगे पिकलिंग। तो पिकलिंग के अंदर क्या होता है? हीटिंग का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्सेस सॉल्ट के साथ में हम किसी भी फूड को या फ्रूट को ट्रीट करेंगे और फिर उसको बॉटलिंग के लिए भेज देंगे। तो यहां पर क्या होगा? एक बनता है अचार और एक बनता है हमारा जैम या फिर मुरब्बा, बट दोनों के पीछे का प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। वाटर कंटेंट को कर देना है बिल्कुल खत्म या फिर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011? केरला, नागालैंड, गोवा, तमिलनाडु। सो डियर स्टूडेंट,
जब तक हमारे पास में लेटेस्ट सेंसेक्स नहीं आ जाता, जो लास्ट सेंसेक्स होता है यानी कि जो जनगणना होती है, उसकी कुछ चीजें हमसे हमेशा पूछी जाती हैं, स्पेशली इन केस ऑफ मिलिट्री स्कूल एग्जाम। तो यहां पर हमसे पूछा गया है हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो किसकी है, तो वो है केरला की। और सिर्फ 2011 के सेंसेक्स में नहीं, पिछले कई सारे सेंसेक्स के अंदर यही डेटा सामने आया है कि मैक्सिमम लिटरेसी जो है वो कहां पर है, केरला के अंदर, अराउंड 94%। तो ये क्योंकि बहुत छोटा सा डेटा है तो इसको आपको डायरेक्टली याद करना है, और ये पूछा भी जा सकता है आपसे। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि केरला के अंदर अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 कितने परसेंट लोग जो थे वो लिटरेट थे, तो दैट इज 94%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन साइंस का एक क्वेश्चन है। व्हेन अ फ्रूट राइपन्स इट एमिट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइलिन और वाटर वेपर। अब ये चारों के चारों गैसेस हैं। तो जब भी कोई फ्रूट राइपन होना शुरू होता है यानी उसकी राइपनिंग शुरू होती है, तो उसमें से क्या चीज एमिट होती है, तो उसमें से एमिट होता है एक प्लांट हार्मोन। ये प्लांट हार्मोन है इथाइलिन। तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, और इसी नेचर की वजह से जब एक फ्रूट राइपन होता है तब वो इथाइलिन को धीरे 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 एमिट करता है। ये इथाइलिन उसके जो भी पास वाले फ्रूट्स हैं उन तक पहुंचता है, वो इसे रिसीव करते हैं, वो इसे सेंस करते हैं, और उनके अंदर भी राइपनिंग जो है वो इंड्यूस होती है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम किसी भी फ्रूटिंग ट्री या प्लांट को देखते हैं तो उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रूट एक साथ में राइपन होना शुरू होते हैं। ऐसे नहीं हो गया कि एक आम जो है वो राइपन हो गया और दूसरा जो है वो 10 दिन बाद में होगा, नहीं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ इथाइलिन विच इज इन दी गैसियस फॉर्म। और इसी इथाइलिन की वजह से जो भी फ्रेशली राइपन फ्रूट्स होते हैं उनमें से हमें एक फ्रूटिंग बहुत स्वीट सी फ्लेवर की स्मेल आती है। जब भी आप अगर आम को अगर आप स्मेल करोगे तो उसमें से एक बहुत ही अच्छी मीठी सी स्मेल आएगी, वो आती है इथाइलिन की वजह से। और इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो फ्रूट हम लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से राइपन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ द मदर इज अ हॉर्स व्हाट डू वी कॉल द बेबी। तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन हम लोगों से यंग वन से पूछा गया है, तो हमको ये बता दिया ये एनिमल है, अब इसका यंग वन बताओ। तो काफ, कब, फोल और किड। हॉर्स है तो हॉर्स का यंग वन क्या है, सिंपल यही क्वेश्चन है। तो हॉर्स का यंग वन कहलाता है फोल। अब ये फोल जो है वो एक कॉमन टर्म है मेल और फीमेल दोनों के लिए, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी एज को अटेन करते हैं यहां पर हम उन्हें और अलग कर देंगे। इफ इट इज अ मेल इट विल कॉल एज कोल्ट, और अगर ये फीमेल है तो हम इसे कहेंगे फिल। बाकी के जो भी हमारे यंग वन हैं उनके भी हम लोग एक बार ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। काफ, अगर हम काऊ की बात करें, बुफेलो की बात करें, तो इनके जो भी यंग वन होते हैं वो काफ कहलाते हैं। कब, टाइगर, लायन, बेयर, ये सब जो भी बेयर का बच्चा भी कब कहलाता है। और किड की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा हमारा बकरी का बच्चा जो है वो कहलाता है किड। तो ये यंग वन भी आपको एकदम सीरीज के अंदर याद करने पड़ेंगे कि इनके बच्चों को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आपसे कोल्ड या फिली को लेकर भी पूछा जा सकता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। द स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, मसल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। सो हमसे पूछा स्केलेटन सिस्टम, कंकाल। और कंकाल का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक होती है दैट इज वो हड्डियों का ढांचा, जिसको हम ऐसे देखते हैं अच्छा इसको डराने के काम आएंगे, ओ भूत आया भूत आया। बट वो बोन्स का बना हुआ है और वो हमारा बेसिक स्केलेटल बनाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की तो उसके अंदर सिर्फ बोन्स नहीं आती है, उसके अंदर आएंगी बोन्स भी, मसल्स भी, और इसके अलावा हमारे जो कार्टिलेज है,
हमारे जो टेंडन है, लिगामेंट है, ये सब चीजें मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती है। तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी। तो बोन और मसल दोनों मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती है। तो हम लोग इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मस्क्यूलो स्केलेटल। इजी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 विच इज वेरी इजी एंड मेजर लैंग्वेजेस से हमारा ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन लैंग्वेज ऑफ गोवा? इंग्लिश, हिंदी, कोंकणी और इज इट मलयालम? सो प्यारे बच्चों, जब हम गोवा की बात करते हैं तो एक गोवा अपने आप में एक बहुत सेपरेट स्टेट है और वो बिलोंग करता है कोंकण रीजन को। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है? वो है कोंकणी एंड फॉलोड बाय इंग्लिश। मलयालम कहां की लैंग्वेज है? कौन सी जगह सबसे ज्यादा मलयालम बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है सबसे पहले केरला के अंदर, और फिर ये मेजर लैंग्वेज आती है लक्षद्वीप की भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच पुराना डिस्क्राइब द 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु? विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण और इंद्र पुराण। तो विष्णु के 10 इनकारनेशन, 10 अवतारों की बात हो रही है। तो आपका पहला आंसर आएगा मैम ऑब्वियसली विष्णु पुराण, बट यहां पे विष्णु पुराण करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है मत्स्य पुराण। तो अब मत्स्य पुराण के अंदर है क्या, वो मैं आपको बताती हूं। मत्स्य पुराण के अंदर है ये जो 10 अवतार विष्णु भगवान के हैं, 10वें अवतार जिनको बोलते हैं, इन सब के बारे में मत्स्य पुराण के अंदर लिखा गया है, जो विष्णु का सबसे पहला अवतार माना जाता है। तो अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य, देन कूर्म, मत्स्य इज फिश, कूर्म मीन्स टॉर्टल, देन वराह, वराह इज बोर, जंगली सुअर जो होता है उसको बोर कहते हैं। देन नरसिम्हा, नरसिम्हा अवतार की कहानी आप लोगों ने 100% सुनी होगी, भक्त प्रहलाद की कहानी। देन वामन, छोटा ब्राह्मण। देन परशुराम, परशुराम जो है वो विष्णु विथ एक्स, मतलब जो कुल्हाड़ी वाला अवतार है वो माना जाता है। देन राम, राम के बारे में हम लोग काफी ज्यादा जानते हैं। देन कृष्ण, ऑफ कोर्स वेल नोन अवतार। देन बुद्ध, ये हम लोगों ने पढ़ा है। एंड लास्ट इज कल की अवतार। सो ये 10 अवतार जो है, इनके जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हमको कहां मिलेंगे? मत्स्य पुराण के अंदर, ना कि विष्णु पुराण के अंदर। तो इसको इस तरह से गलत मत करके आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Which gas is filled in balloon? ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो यूजुअली तो हम लोग बलून के अंदर एयर फिल करते हैं, हम लोग उसको ब्लो करते हैं और वो फूल जाता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है उन बलून की जो कि हवा के अंदर ऊपर चले जाते हैं। तो उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? उनके अंदर भरी जाती है हीलियम, बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट गैस। और इसी वजह से वो जो बलून आप देखते हो जिसके अंदर हीलियम भरी जाती है वो हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है। ऑक्सीजन हम लोग भर नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल है, वो कंबशन को या फ्लेमिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। हाइड्रोजन इक्वली फ्लेमेबल है और बहुत डेंजरस भी है। क्लोरीन जो है वो बहुत ही ज्यादा पंजेंट होती है। प्लस ये सारी गैसेस जो है ये काफी हेवियर गैसेस के अंदर आ जाती है। तो अगर आपने इनको बलून के अंदर भर भी दिया तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, इसलिए भरा जाता है हीलियम गैस में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। इंडियाज फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल इज पृथ्वी, अग्नि, धनुष और अर्जुन। सो ये वाला पूरा का पूरा जो सेशन था वो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही करवाया था जब हम पढ़ रहे थे इंडियन डिफेंस। तो मैंने आपसे कहा भी था कि जब भी मिसाइल्स की बात होती है उनमें से क्वेश्चन हमेशा उनकी रेंज को लेके पूछे जाते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा गया है मीडियम रेंज जो है उसकी मिसाइल कौन सी है। तो मीडियम रेंज की मिसाइल है हमारे पास में अग्नि, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि अग्नि के भी हमारे पास में अलग अलग वेरिएशन है, जिसमें अलग क्या है, अलग है उनकी रेंजेस। नाउ कमिंग टू दी पृथ्वी। सो पृथ्वी जो है
वो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। धनुष इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड अर्जुन जो है वो बेसिकली एक टैंक है। इसके साथ में याद रखिएगा, अगर आपसे शॉर्टेस्ट रेंज मिसाइल जो है वो पूछी जाए तो उसमें आ जाता है हमारा त्रिशूल। अग्नि जो फर्स्ट है उसको सबसे पहले बनाया गया था 1989 के अंदर अंडर अ प्रोग्राम ऑफ ये हमारे डीआरडीओ का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसको स्टार्ट किया गया था 1982 के अंदर और इनको सुपरवाइज किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और उन्होंने इंडिजीनियसली यानी हमारे इंडिया के अंदर ही मिसाइल को डेवलप करने का काम शुरू किया था, जिसके अंदर अग्नि, पृथ्वी, ये सारी मिसाइल जो है उनको बनाया गया और इसी के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। Which monument was built to commemorate the visit of King George V and Queen Mary to Bombay? Gateway of India, Victoria Terminus, Elephanta Caves और इंडिया गेट। तो जब हमको मेंशन ही कर दिया कि हम बॉम्बे की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इज गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे 1911 के अंदर स्टार्ट किया गया था जब किंग जॉर्ज जो है फिफ्थ जब वो इंडिया आए थे अपनी वाइफ को लेकर और उनकी जब कोरोनेशन सेरेमनी थी जो इंडिया में होनी थी, उसकी विजिट को यहां पर इस गेटवे ऑफ इंडिया से कमेमोरेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Now, the UN agency which improves the standard of education and strengthens international cooperation in the field is UNDP, that is United Nations Development Program, UNESCO, UNICEF और UNGA, that is United Nations General Assembly. So General Assembly का काम हम लोगों को पता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अलग अलग सेशंस होते हैं जिनके अंदर बहुत डिफरेंट देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आके अपने कंट्री को, उसके इश्यूज को या कुछ जो पॉलिसीज होती है उनको डिस्कस करते हैं। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि वो एक एंटायरली डिफरेंट सेशन है। नाउ इट इज कमिंग बिटवीन यूनेस्को एंड यूनिसेफ। अब क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है एजुकेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो करेक्ट आंसर इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये सपोर्ट करता है पूरा का पूरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जब ये बात हम यूनिसेफ की करते हैं तो ये एक इमरजेंसी चाइल्ड फंड है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जितने भी विक्टिम चिल्ड्रन थे उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। तो यहां पर आंसर आ जाता है यूनेस्को। एंड आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि हमने जब भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पढ़े थे तो वहां पर मैंने आपको कुछ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी पढ़ाई थी, तो उनको इस क्वेश्चन के साथ में जरूर लिंक करके पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको स्टडी करके और उनकी अलग अलग चीजों को मर्ज अप करके बनाया गया है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है लेकिन एक फेडरल सिस्टम भी है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन के अंदर। सो अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे के पूरे देश को लीड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, या हम एक बात करते हैं कि एक मोनार्की जो है, जैसे ब्रिटेन के अंदर हम लोग देखते हैं, तो वो पूरे के पूरे देश को, पूरी की पूरी नेशन को गवर्न करती है। बट क्योंकि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल सिस्टम भी है, जिसका मतलब होता है कि हर एक स्टेट जो है वो अपनी गवर्नेंस के लिए खुद जिम्मेदार है। बट येट हमारे पास में दोनों सिस्टम मर्ज अप है, तो यहां पर जो अल्टीमेट जो भी अथॉरिटी होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट दी पंचतंत्र? तो पंचतंत्र की कहानियां हम सब लोगों ने बचपन के अंदर पढ़ी है, हम लोगों की फेवरेट है। तो उसे लिखा किसने है? विष्णु शर्मा, चाणक्य, कालिदास और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज विष्णु शर्मा। चाणक्य की जब भी बात आती है तो उन्होंने जो हमको बुक दी है वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, बेसिकली उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है इकोनॉमिक्स। और कालिदास अभिज्ञानम शाकुंतलम, अलॉन्ग विथ जो इनकी दूसरी हमारी रचनाएं हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कालिदास के ऊपर तो वो पूछेगा अभिज्ञानम शाकुंतलम पे। तो इस पूरी बुक को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल इन द आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग आर सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस और ऑल ऑफ द अबव। अब यहां पर हम लोग आर्टिफिशियल रेनिंग या क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग आंसर देखेंगे। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल रेनिंग और आर्टिफिशियल रेन मेकिंग? सो ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लाउड जो है उनको फॉर्म कर रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ जो ऑलरेडी बने हुए क्लाउड है उनको इंड्यूस कर रहे हैं फॉर रेनिंग। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें ट्रेडिशनली जो एयरक्राफ्ट होता है वो सिल्वर आयोडाइड, जिसे हम AgI के फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, AgI जो है उसको एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं। अब ये जो AgI के पार्टिकल हैं ये क्या करेंगे? ये एक बेस या एक हम ऐसे बोल सकते हैं सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑलरेडी क्लाउड के अंदर जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। ये हमारा AgI का एक पार्टिकल हो गया और इसी के ऊपर आके हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट है वो इस तरह से अटैच हो जाएंगे। तो ये एक अटैचमेंट के लिए बेस प्रोवाइड करता है। जैसे ही ये वाटर ड्रॉपलेट यहां पर अटैच हो जाएंगे, ये पूरा पार्टिकल हो जाएगा हैवी, और हेवीनेस की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से ये थ्रू रेनिंग पूरा का पूरा अर्थ के ऊपर आ जाएगा। सो हम लोग रेनिंग को इंड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल रेनिंग या क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। हम लोग क्लाउड फॉर्मेशन यहां पर नहीं कर रहे और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। सो बेसिकली एक कंडेंसेशन को इंप्रूव करने का तरीका है। तो करेक्ट आंसर वुड बी सिल्वर आयोडाइड। ये क्वेश्चन आपसे RMS के अंदर पूछा जा चुका है। हम लोगों ने वाटर के साथ में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं हम लोगों ने उसके अंदर भी ये वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था, तो इसको याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 20, द पैठान जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन द रिवर गंगा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 1976 के अंदर, और ये प्रोजेक्ट बना है गोदावरी नदी के ऊपर। ये जो पैठान और जायकवाड़ी है ये वो तालुका और वो एरिया है जहां पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट किया गया है। तो हमारे इंडिया के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम, जैसे पिछले सेशन के अंदर भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इनके ऊपर सर्टेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं when it comes to military school exam। तो इनको भी आप लोगों को जरूर तैयार करना चाहिए। So dear student, आज की क्लास के अंदर भी हम लोगों ने ऐसे कुछ क्वेश्चन किए हैं जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक इंसाइट मिलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन को क्रिएट करने का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह का होता है। इसी पूरे के पूरे सेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।